हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं चैप्टर प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा, क्लास 11 स्टैटिक्स। इससे पहले हम चैप्टर नंबर 1, 2 और 3 कंप्लीट डिस्कस कर चुके हैं। आई होप कि वो तीनों चैप्टर आपको अच्छे से क्लियर हुए होंगे। यदि फिर भी उनमें कोई आपको डाउट है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। आइए चैप्टर नंबर 4 को स्टार्ट करते हैं, प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। देखिए, प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा का मीनिंग क्या होता है। प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा मीन्स एग्जीबिशन ऑफ डेटा इन सच ए क्लियर एंड अट्रैक्टिव मैनर सो डैट दीज कैन बी ईजिली अंडरस्टूड एंड एनालाइज। यहाँ पर गाइस जो मेरे पास डेटा अवेलेबल है, मैं उसको प्रेजेंट कर रहा हूँ किस वे में, यहाँ पर एक क्लियर और अट्रैक्टिव वे में मैं अपने डेटा को प्रेजेंट कर रहा हूँ, ताकि कोई भी पर्सन उसको ईजिली अंडरस्टूड कर पाए और ईजिली एनालाइज कर पाए। उससे क्या होगा कि उसको ईजिली का यहाँ पर जो मेरा डेटा अवेलेबल है वो समझ में आ जाएगा, और वो कोई भी फर्दर एनालिसिस करना चाहता है तो वो उसको भी ईजिली कर पाएगा, क्योंकि यहाँ पर जो मेरे पास डेटा अवेलेबल था मैंने उसको प्रेजेंट किया एक क्लियर एंड अट्रैक्टिव मैनर में। आइए फॉर्म्स ऑफ प्रेजेंटेशन देखते हैं कि हम अपने डेटा को कितनी फॉर्म, या मैं कह सकता हूँ कितने तरीके से हम अपने डेटा को प्रेजेंट कर सकते हैं। सबसे पहला आता है यहाँ पर मेरा डिस्क्रिप्टिव प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। डिस्क्रिप्टिव प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा क्या होता है यहाँ पर कि मैं अपने डेटा को या तो टेक्स्ट की फॉर्म में, या मैं कह सकता हूँ पैराग्राफ या नंबर ऑफ पैराग्राफ की फॉर्म में प्रेजेंट कर रहा हूँ। फॉर एग्जांपल गाइज मैं आपको बेस्ट एग्जांपल देता हूँ, आपकी बुक्स। सेम चैप्टर गाइज आप ये बुक से पढ़ने जाएंगे तो आपकी बुक्स में काफ़ी थ्योरी अवेलेबल हो जाएगी। हमने क्या किया, उस थ्योरी में से कुछ पार्ट्स उठाए, कुछ पैराग्राफ उठा के उनको यहाँ पर प्रेजेंट किया है आपके सामने नोट्स के रूप में। तो ये क्या कहलाता है, मेरा डिस्क्रिप्टिव प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। देखिए, इन दिस डेटा इज प्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ टेक्स्ट। दिस इज सुटेबल व्हेन द क्वांटिटी ऑफ डेटा इज टू लार्ज। मैंने आपको बताया कि काफ़ी थ्योरी आपके पास अवेलेबल होती है, जो थ्योरी की क्वांटिटी होती है वो काफ़ी लार्ज होती है। तो हम क्या करते हैं यहाँ पर कि उसमें से जो मेन पार्ट्स है, आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, आपके स्टडी के पॉइंट ऑफ व्यू से, जो भी हमारा मेन टॉपिक होता है हम उसको यहाँ पर कवर कर लेते हैं नोट्स में। देखिए, इन अदर वर्ड्स मैं कह सकता हूँ डेटा इज प्रेजेंटेड विद द हेल्प ऑफ पैराग्राफ या नंबर ऑफ पैराग्राफ। तो यही मेरी क्या कहलाती है, डिस्क्रिप्टिव प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। सेकंड आती है मेरी टेबुलेशन। टेबुलेशन गाइस क्या होती है यहाँ पर कि मैं एक टेबल के थ्रू, जो मेरे पास डेटा अवेलेबल है उसको मैं टेबल के थ्रू शो कर रहा हूँ। देखिए, इट इज़ द प्रोसेस ऑफ प्रेजेंटिंग डेटा इन द फॉर्म ऑफ टेबल। फर्निश मैक्सिमम इन्फॉर्मेशन इन मिनिमम पॉसिबल स्पेस विदाउट सेक्रीफाइसिंग क्वालिटी। गाइस देखिए, यहाँ पर हम मिनिमम स्पेस में मैक्सिमम जो मेरे पास डेटा अवेलेबल है उसको मैं प्रोवाइड कराता हूँ यहाँ पर विदाउट सेक्रीफाइसिंग क्वालिटी। दिस इज़ द बेस्ट मेथड ऑफ प्रेजेंटेशन। गाइस यदि आपसे 1 मार्क्स में पूछता है कि बेस्ट मेथड ऑफ प्रेजेंटेशन बताइए, तो आपको लिखना है टेबुलेशन। टेबुलेशन मेरा क्या होता है, यहाँ पर बेस्ट प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा होता है, क्योंकि गाइस देखिए यहाँ पर हम क्या करते हैं, मैक्सिमम इन्फॉर्मेशन को मिनिमम पॉसिबल स्पेस में हम प्रोवाइड करा देते हैं, वो भी विदाउट सेक्रीफाइसिंग क्वालिटी। क्वालिटी को बिना सेक्रीफाइस किए यहाँ पर मैक्सिमम डेटा को मिनिमम स्पेस में हम प्रोवाइड करा रहे हैं। देखिए पार्ट्स, या मैं कह सकता हूँ कॉम्पोनेंट ऑफ टेबल। टेबल के क्या क्या कॉम्पोनेंट होते हैं। यहाँ पर मेरे 5 मेन कंपोनेंट होते हैं। सबसे पहला आता है यहाँ पर टाइटल, फिर सब टाइटल, कैप्शन, हेडिंग, फुटनोट्स और बॉडी। ये मेरे 5 जो मेन पार्ट्स होते हैं, ये क्या कहलाते हैं यहाँ पर मेरे मेन कंपोनेंट कहलाते हैं किसके, टेबल के। जब तक ये मेरे पास 5 कंपोनेंट मेरी टेबल में अवेलेबल नहीं होंगे, मैं डेटा को प्रेजेंट नहीं कर सकता प्रॉपर वे में, या मैं कह सकता हूँ एक अट्रैक्टिव वे में मैं डेटा को प्रेजेंट नहीं कर सकता। देखिए, टाइटल नंबर आपको पता है, टेबल नंबर सॉरी, कि टेबल नंबर कौन सा है हम वहाँ पर नोट्स कर देते हैं। टाइटल यहाँ पर नोट्स करेंगे कि किस पर्पज़ के लिए हम डेटा को यहाँ पर प्रेजेंट कर रहे हैं। देखिए, कैप्शन यहाँ पर कि किस क्वांटिटी में हम डेटा को प्रेजेंट कर रहे हैं, किस पर्पज़ के लिए डेटा को प्रेजेंट कर रहे हैं। यहाँ पर बॉडी, जो भी इन्फॉर्मेशन मेरे पास डेटा से रिलेटेड है हम उसको यहाँ पर प्रेजेंट करते हैं। देखिए, सोर्स नोट्स में क्या होगा गाइस, हमने डेटा को कहाँ से कलेक्ट किया है। प्राइमरी डेटा, हमने प्राइमरी सोर्स का यूज़ करके डेटा को कलेक्ट किया है। सेकेंडरी सोर्स का यूज़ करके हमने डेटा को कलेक्ट किया है, वो हमें यहाँ पर मेंशन करना होता है। फुट नोट्स गाइस, कोई भी हमारे पास नोट्स अवेलेबल है, यदि हम अपने डेटा से कोई भी नोट्स को अटैच करना चाहते हैं तो हम यहाँ पर सिंपली कर सकते हैं, फुट नोट्स में हम इजीली मेंशन कर सकते हैं। गाइस देखिए, क्लासिफिकेशन ऑफ टेबुलर प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। हमने देखा टेबुलर प्रेजेंटेशन होती है जिसको हम टेबल की फॉर्म में हमारे पास जो डेटा अवेलेबल है उसको प्रेजेंट कर रहे हैं। अब गाइस देखिए, हमारी टेबुलेशन जो है हम उसको किस तरीके से क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। आइए देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ टेबुलर प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। सबसे पहला यहाँ पर आता है मेरा क्वालिटेटिव क्लासिफिकेशन। मैंने आपको बताया था क्वालिटेटिव क्लासिफिकेशन। क्वालिटेटिव का अदर नेम क्या होता है, एट्रीब्यूट्स, क्योंकि हम इसको क्या आएगा यहाँ पर मेजर नहीं कर सकते, मैं न्यूमेरिकल टर्म में इसको मेजर नहीं कर सकता हूँ। व्हेन क्लासिफिकेशन इज डन अकॉर्डिंग टू एट्रीब्यूट्स। एट्रीब्यूट्स का यहाँ पर मीनिंग क्या होता है, कैन नॉट बी मेजर्ड इन द टर्म ऑफ मनी, या मैं कह सकता हूँ इन द मनी की टर्म में हम मेजर नहीं कर सकते, या न्यूमेरिकल टर्म में भी हम इसको मेजर नहीं कर सकते। लाइक किसी की ब्यूटी है, किसी की होनेस्टी है, या किसी का कोई स्टेटस है, इन सब बातों को क्या है यहाँ पर हम मेजर नहीं कर सकते हैं। देखिए, सच एज सोशल स्टेटस, नेशनलिटी, होनेस्टी एक्सेट्रा, इट इज़ कॉल्ड क्वालिटेटिव क्लासिफिकेशन। तो मेरी क्वालिटेटिव क्लासिफिकेशन क्या कहलाती है, यहाँ पर जब हम डेटा को एट्रीब्यूट्स के अकॉर्डिंग क्लासीफाई करते हैं।
जो हम टेबल में प्रेजेंट कर रहे हैं डेटा को वो क्वालिटी के अकॉर्डिंग कर रहे हैं। सेकंड देखिए क्वांटिटेटिव, क्वांटिटेटिव का अदर नेम क्या गाइज मैंने आपको बताया था, वेरिएबल। देखिए इन दिस डाटा आर क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ करेक्टरिस्टिक्स विच आर क्वांटिटेटिव इन नेचर लाइक एज, हाइट, इनकम। हम इनको क्या है कि यहाँ पर मेजर कर सकते हैं। थर्ड देखिए टेम्पोरल क्लासिफिकेशन। टेम्पोरल क्लासिफिकेशन क्या होती है, जिसको मैं टाइम के अकॉर्डिंग यहाँ पर क्लासीफाई कर रहा हूँ। जो मेरे पास डेटा अवेलेबल है उसको मैं टाइम के अकॉर्डिंग क्लासीफाई कर रहा हूँ। देखिए इन दिस टाइम बिकम्स अ क्लासीफाइंग वेरिएबल। का ही देखिए यहाँ पर ये वर्ड रिपीटेड है, आप इसको जो है कट कर लीजिएगा। बिकम्स अ क्लासीफाइंग वेरिएबल एंड डेटा आर कैटेगराइज अकॉर्डिंग टू टाइम। यहाँ पर हम डेटा को क्या कर रहे हैं, जो भी मेरे पास डेटा अवेलेबल है उसको टाइम के अकॉर्डिंग हम कैटेगराइज कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल गाइज मंथली भी कर सकते हैं हम उसको, वीकली भी कर सकते हैं, या हम पर आवर भी कर सकते हैं, या पर मंथ भी हम उसको कर सकते हैं, या पर ईयर भी हम डेटा को क्लासीफाई कर सकते हैं। सिंपल सा आपको क्या ध्यान रखना है, टेम्पोरल क्लासिफिकेशन क्या होती है, जहाँ पर हम डेटा को टाइम के अकॉर्डिंग यहाँ पर क्लासीफाई करते हैं। आइए फोर्थ देखिए स्पेटल। अब गाइस देखिए यहाँ पर क्या होता है, व्हेन क्लासिफिकेशन इज डन ऑन द बेसिस ऑफ प्लेस। यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर हम प्लेस के बेसिस पे डेटा को क्लासीफाई कर रहे हैं। द प्लेस में भी विलेज, टाउन, सिटी, कंट्री एक्सेट्रा, कुछ भी हो सकता है गाइस। या तो हम विलेज के अकॉर्डिंग यहाँ पर मैं कह सकता हूँ मेरे पास 2 विलेज का डेटा अवेलेबल है, तो मैं क्या करूँगा, एक विलेज का डेटा को अलग कर दूँगा, दूसरे विलेज के डेटा को अलग कर दूँगा। या मैं कह सकता हूँ मेरे पास विलेज का डेटा अवेलेबल है एज वेल एज सिटी का भी डेटा अवेलेबल है, तो मैं क्या करूँगा, दोनों डेटा को सेपरेट नोट्स करूँगा। तो यही मेरी क्या कहलाती है, स्पेटल क्लासिफिकेशन, या मैं कह सकता हूँ सिंपली प्लेस क्लासिफिकेशन की। मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, प्लेस के अकॉर्डिंग डेटा को क्लासीफाई कर रहा हूँ। भाई देखिए हमने 4 टाइप्स की क्लासिफिकेशन देखी है। सबसे पहले देखिए मैंने क्वालिटेटिव, सेकंड क्वांटिटेटिव, फिर टाइम के अकॉर्डिंग जो हम यहाँ पर डेटा को क्लासीफाई कर रहे हैं। फोर्थ देखिए हमने प्लेस के बेसिस पर हम डेटा को क्लासीफाई कर रहे हैं। तो आई होप कि गाइस आपको चारों ये क्लासिफिकेशन ईजिली क्लियर हुई होंगी। यदि फिर भी कोई डाउट आता है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं, डेफिनेटली आपका रिप्लाई दिया जाएगा। गाइस देखिए थर्ड आती है यहाँ पर मेरी डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन। हमने फर्स्ट देखी थी यहाँ पर डिस्क्रिप्टिव, सेकंड देखी टेबुलेशन, थर्ड हमारा जो आता है यहाँ पर डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन, कि जो मेरे पास डेटा अवेलेबल है मैं उसको डायग्राम के थ्रू प्रेजेंट कर रहा हूँ। देखिए व्हेन द डाटा इज प्रेजेंटेड इन ए सिंपल एंड अट्रैक्टिव मैनर इन द फॉर्म ऑफ डायग्राम इज कॉल्ड डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। कि जो मेरे पास डेटा अवेलेबल था मैं उसको एक सिंपल और अट्रैक्टिव वे में प्रेजेंट कर रहा हूँ, किसके थ्रू, डायग्राम के थ्रू। वही मेरी क्या कहलाती है, डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन। अब गाइस देखिए यहाँ पर हमने डायग्राम प्रेजेंटेशन तो देख ली, लेकिन हम कितने तरीके से कर सकते हैं हमें वो भी यहाँ पर डिस्कस करना है। टाइप्स ऑफ डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन की, हम डायग्राम के थ्रू कितने टाइप से डेटा को प्रेजेंट कर सकते हैं। फर्स्ट आता है मेरा यहाँ पर बार डायग्राम। देखिए बार डायग्राम क्या होता है, बार डायग्राम आर दोस डायग्राम इन विच डेटा आर प्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ बार और रेक्टेंगल्स। आप देख सकते हैं यहाँ पर क्या है कि हम जो ये चीज़ मेरी क्या है कि बार कहलाती है, और हम डेटा को किस वे फॉर्म में यहाँ पर शो कर रहे हैं, रेक्टेंगल की फॉर्म में शो कर रहे हैं। तो गाइस एमसीक्यू में पूछ लेता है कि जो हम यहाँ पर बार डायग्राम में डेटा को प्रेजेंट कर सकते हैं वो किस फॉर्म में कर सकते हैं, तो फॉर्म ऑफ बार और रेक्टेंगल्स की फॉर्म में हम डेटा को प्रेजेंट करते हैं। बार डायग्राम कैन बी वर्टिकल एज वेल एज हॉरिजॉन्टल। गाइस देखिए यहाँ पर हॉरिजॉन्टल भी हो सकता है मेरा और वर्टिकल भी हो सकता है। वर्टिकल कब होगा गाइस, देखिए यहाँ पर एमसीक्यू में काफ़ी टाइम पूछता है, तो ध्यान रखिएगा। जब मेरा क्वालिटेटिव डेटा है तो मैं किसका यूज़ करूँगा, वर्टिकल बार डायग्राम का यूज़ करता हूँ, और मेरे पास क्वांटिटेटिव डेटा अवेलेबल है तो मैं हॉरिजॉन्टल यहाँ पर बार डायग्राम का यूज करता हूँ। गाइस देखिए हॉरिजॉन्टल क्या होता है मेरा यहाँ पर इस तरीके से होता है, और वर्टिकल ये होता है, ये खड़ा मैं कह सकता हूँ जैसे खंबा, ये मेरा क्या होता है, वर्टिकल होता है। तो ध्यान रखिएगा हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल। आइए गाइस देखिए सबसे पहला यहाँ पर मेरा आता है सिंपल बार डायग्राम। की सिंपल तरीके से मैं कैसे शो कर सकता हूँ, देखिए दे आर दोस डायग्राम विच आर बेस्ड ऑन ए सिंगल सेट ऑफ न्यूमेरिकल डेटा। जो मेरे पास डेटा अवेलेबल है वो सिंगल सेट में मैं कह सकता हूँ। इंडिविजुअल सीरीज में मेरे पास यदि डेटा अवेलेबल है तो मैं सिंपल बार डायग्राम का यूज़ करूँगा। मैंने आपको बताया था चैप्टर नंबर 3 में कि इंडिविजुअल सीरीज में डेटा क्या अवेलेबल होता है, सिंपल सा मेरे पास एक डेटा अवेलेबल होता है। फॉर एग्जाम्पल यदि मार्क्स है तो मेरे पास मार्क्स ही गिवन होंगे यहाँ पर 20, 30, 40, 50 इस टाइप से, कोई भी अदर इन्फॉर्मेशन मेरे पास गिवन नहीं होगी। वो मेरा क्या कहलाता है, सिंपल बार डायग्राम। आइए सेकंड देखिए मल्टी बार डायग्राम। मल्टीपल बार डायग्राम क्या होता है गाइज मेरा, दे आर दोज डायग्राम विच शो 2 और मोर सेट ऑफ डेटा साइमल्टेनियसली। गाइज देखिए यहाँ पर 2 या 2 से ज़्यादा मेरे पास डेटा का सेट अवेलेबल होता है, उसको हम यहाँ पर मल्टीपल बार डायग्राम के थ्रू शो करते हैं। गाइज देखिए यहाँ पर एक्सपेंस 1 दे रखा है, एक्सपेंस 2 दे रखा है यहाँ पर। तो गाइज देखिए ये क्या है, मेरे पास 2 टाइप्स के एक्सपेंस गिवन है, तो यहाँ पर जो मेरे पास डेटा अवेलेबल है वो एक से ज़्यादा सेट अवेलेबल है। तो आपको ये चीज़ ईजिली क्लियर होनी चाहिए। गाइस देखिए जो मेरा यहाँ पर
डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन होती है और मेरा बार डायग्राम है, उसमें फर्स्ट क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग जो मेरा आता है यहाँ पर बार डायग्राम आता है। तो बार डायग्राम में गाइज ऑलवेज क्या होता है, बीच में स्पेस होता है। यदि मैंने एक क्वांटिटी नोट कर दिया तो सेकंड क्वांटिटी को नोट्स करने के लिए मेरे पास स्पेस की रिक्वायरमेंट होती है मुझे। आइए थर्ड देखिए, सब डिवाइडेड बार डायग्राम। सब डिवाइडेड बार डायग्राम क्या होता है मेरा, देखिए दीज आर दोज डायग्राम विच प्रेजेंट साइमल्टेनियसली टोटल वैल्यू एंड पार्ट देयर इज द सेट ऑफ डेटा। गाइस देखिए यहाँ पर क्या होगा मेरे पास कि कुछ सेट ऑफ डेटा मेरे पास अवेलेबल है, मैंने उसको क्या करा है कि पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। फॉर एग्जांपल गाइस देख सकते हैं आप यहाँ पर एक डेटा अवेलेबल है और उसको 3 पार्ट्स में मैंने यहाँ पर डिवाइड कर दिया। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ गाइस मेरे पास 100 स्टूडेंट अवेलेबल है, जिसमें से गाइस देखिए 20 क्लास 11th के यहाँ पर, 60 क्लास 12th के मेरे पास, और गाइस देखिए जो रिमेनिंग मेरे पास 20 स्टूडेंट है वो मैं कह सकता हूँ क्लास 10th के स्टूडेंट मेरे पास अवेलेबल हैं। तो गाइस यहाँ पर क्या होगा, मैं सिंपली डेटा को प्रेजेंट करना है तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर एक बार डायग्राम ड्रॉ करूँगा, जिसमें गाइस देखिए यहाँ पर क्या करूँगा, मेरे पास ये 100 स्टूडेंट है और मैं इसको डिवाइड कर दूँगा किस में, पार्ट्स में, कि ये क्लास 11th के हैं, ये क्लास 12th के हैं और ये क्लास 10th के हैं। तो इस तरीके से मैं डेटा को क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर सब डिवाइड कर दिया है मैंने। तो वो मेरा क्या कहलाता है, सब डिवाइडेड बार डायग्राम। आइए फोर्थ देखिए, फोर्थ क्या कह रहा है, परसेंटेज बार डायग्राम। परसेंटेज बार डायग्राम क्या होता है गाइस, सिंपली मैं कह सकता हूँ कि जो मैं डेटा को परसेंटेज के थ्रू शो कर रहा हूँ। देखिए दे आर दो डायग्राम विच शो साइमल्टेनियसली डिफरेंट पार्ट्स ऑफ वैल्यू ऑफ ए सेट ऑफ डेटा इन द टर्म ऑफ प्रेजेंटेशन। जो मेरे पास डेटा गिवन है मैं उसको परसेंटेज की टर्म में यहाँ पर प्रेजेंट कर रहा हूँ। ये मेरा क्या कहलाता है, परसेंटेज बार डायग्राम। आई होप कि गाइज आपको ये चीज़ सिंपली क्लियर हुई होगी। देखिए जैसे यहाँ पर हमने डेटा को प्रेजेंट किया हुआ है, सब डिवाइडेड है यहाँ पर भी, लेकिन हमने क्या करा है कि ऑल एंड एवरेज यहाँ पर परसेंटेज शो की हुई है कि 23% है, 22% है। यहाँ पर हमने जो है डेटा को नंबर के टर्म में मेंशन नहीं किया है। यहाँ पर जो हमने डेटा को प्रेजेंट किया है वो किसके फॉर्म में किया है, यहाँ पर परसेंटेज की फॉर्म में हमने डेटा को मेंशन किया है। तो यही मेरी क्या कहलाती है, परसेंटेज बार डायग्राम। आइए नेक्स्ट आता है मेरा पाई और सर्कुलर बार डायग्राम। गाइस देखिए यहाँ पर पाई और सर्कुलर डायग्राम। गाइस देखिए पाई और सर्कुलर डायग्राम क्या होता है, मेरा यहाँ पर एक सर्कल होता है, उसको मैं डिवाइड कर देता हूँ वेरियस सेगमेंट में डेटा को प्रेजेंट करने के लिए। देखिए सर्कुलर डायग्राम इज ए सर्कल डिवाइडेड इनटू द वेरियस सेगमेंट शोइंग द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ए सीरीज। गाइस देखिए यहाँ पर कोई भी मेरे पास डेटा अवेलेबल है, मैंने क्या करा है यहाँ पर उसको सेगमेंट के अकॉर्डिंग डिवाइड करके यहाँ पर शो कर रहा हूँ। गाइस देखिए फॉर एग्जांपल यहाँ पर दे रखा है फेवरेट टाइप्स ऑफ मूवी, कि कॉमेडी जो मूवी है उसको कितने प्रतिशत लोग पसंद करते हैं, यहाँ पर एक्शन मूवी कितने लोग पसंद करते हैं, यहाँ पर रोमांस मूवी कितने लोग पसंद करते हैं, ड्रामा मूवी। तो इस तरीके से मैंने यहाँ पर क्या करा है कि डेटा को प्रेजेंट कर रखा है। यही मेरा क्या कहलाता है, सर्कुलर डायग्राम कहलाता है। सेकंड आता है मेरा हिस्टोग्राम। हिस्टोग्राम का यहाँ पर देखिए, हिस्टोग्राम इज ए ग्राफिकल प्रेजेंटेशन ऑफ ए फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन और ऑफ ए कंटिन्यूस सीरीज। गाइस देखिए जो मेरा हिस्टोग्राम होता है वो कंटिन्यूस सीरीज जो मेरे पास अवेलेबल होती है उसके डेटा को यहाँ पर शो करता है। इट कैन बी नेवर ड्रॉन फॉर डिस्क्रीट सीरीज। गाइस देखिए यहाँ पर ध्यान रखिएगा, हम इसको कभी भी डिस्क्रीट सीरीज के लिए ड्रॉ नहीं कर सकते, किसको, हिस्टोग्राम को। लेकिन हमने जो बार डायग्राम डिस्कस किया था, बार डायग्राम, उसको हम डिस्क्रीट सीरीज के लिए भी यहाँ पर ड्रॉ कर सकते थे। लेकिन हिस्टोग्राम के केस में कभी भी डिस्क्रीट सीरीज के लिए ड्रॉ नहीं होगा, हिस्टोग्राम मेरा ऑलवेज कंटिन्यूस सीरीज के लिए ही ड्रॉ होता है। इट यूज फॉर फाइंड आउट मोड। गाइस देखिए यहाँ पर हम यदि मोड हमें फाइंड आउट करना है तो हम हिस्टोग्राम के थ्रू कर सकते हैं। मोड क्या है ये गाइस हम नेक्स्ट चैप्टर में डिस्कस करेंगे। मीन, मीडियन मोड, मेजरमेंट ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी को जब हम डिस्कस करेंगे ये सब बातें हम कंप्लीट डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर हिस्टोग्राम का यूज हम मोड को फाइंड आउट करने के लिए कर सकते हैं और कंटिन्यूस सीरीज में ही हम हिस्टोग्राम को ड्रॉ करते हैं। डिस्क्रीट सीरीज के लिए हम यहाँ पर हिस्टोग्राम को ड्रॉ नहीं करते। हिस्टोग्राम क्या होता है गाइस, देखिए ये मेरा हिस्टोग्राम कहलाता है। अब गाइस देखिए जो स्टूडेंट ध्यान से लेक्चर देख रहे हैं उनको एक कन्फ्यूजन क्रिएट हुआ होगा यहाँ पर कि बार डायग्राम और हिस्टोग्राम में डिफरेंस क्या है सर। गाइस डिफरेंस है, डेफिनेटली डिफरेंस है, अभी हम डिस्कस करेंगे। यहाँ पर देखिए सबसे पहले आपको डिफरेंस नज़र आ रहा होगा, मैं आपको बता दूँ यहाँ पर मोटा मोटा। देखिए यहाँ पर कोई भी स्पेस गिवन नहीं है, लेकिन बार डायग्राम में क्या होता था कि स्पेस अवेलेबल होता था, कि हमें कोई भी एक हमने क्वांटिटी नोट किया तो सेकंड के लिए हमें स्पेस देना होता था। ये मेरा क्या था, ये स्पेस था यहाँ पर। लेकिन इस टाइप से यहाँ पर कोई भी स्पेस मेरा गिवन नहीं होता, किसमें, हिस्टोग्राम में। देखिए हिस्टोग्राम को हम मोड को फाइंड आउट करने के लिए यूज करते हैं, लेकिन बार डायग्राम को मैं मोड फाइंड आउट करने के लिए यूज नहीं कर सकता। हिस्टोग्राम जो होता है वो मेरा कंटिन्यूस सीरीज के लिए ड्रॉ होता है, लेकिन बार डायग्राम को मैं कंटिन्यूस सीरीज के लिए ड्रॉ नहीं करता हूँ, ओनली डिस्क्रीट सीरीज के लिए ड्रॉ करता हूँ। तो ये सब बातें आपको क्लियर होनी चाहिए।
डिस्क्रीट कंटिन्यूस सीरीज के लिए भी कर सकते हैं गाइज हम किसको, बार डायग्राम को, लेकिन यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ कंटिन्यूस के लिए होता है, लेकिन जो मेरा बार डायग्राम होता है वो तीनों सीरीज के लिए अवेलेबल हो सकता है। अभी हम डिफरेंस देख लेंगे दोनों में, आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले हम देखते हैं फ्रीक्वेंसी पोलोगन। फ्रीक्वेंसी पोलोगन क्या होता है, इज ड्रोन बाय जॉइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ द टेप ऑफ रेक्टेंगल इन ए हिस्टोग्राम। गाइस देखिए जो मेरे पास हिस्टोग्राम अवेलेबल है, यदि मैं उसके मिड पॉइंट को यहाँ पर ज्वाइन कर देता हूँ तो वो मेरा क्या कहलाता है, फ्रीक्वेंसी पोलोगन। इट इज़ कंस्ट्रक्टेड विद द हेल्प ऑफ डिस्क्रीट एज वेल एज कंटिन्यूस सीरीज। मैं डिस्क्रीट की सीरीज के थ्रू भी यहाँ पर फ्रीक्वेंसी पोलोगन को ड्रॉ कर सकता हूँ और कंटिन्यूस के थ्रू भी मैं यहाँ पर कंस्ट्रक्ट कर सकता हूँ। देख लेते हैं गाइस कैसे, मैं आपको बता देता हूँ। गाइस देखिए जो यहाँ पर मेरे मिड पॉइंट अवेलेबल हैं, ये मिड पॉइंट यदि मैं इनको आपस में कनेक्ट कर देता हूँ तो गाइस ये मेरा क्या कहलाता है, फ्रीक्वेंसी पोलोगन कहलाता है। आई होप कि गाइस आपको ये चीज़ इजीली क्लियर हुई होगी। यदि हमारे पास जो हिस्टोग्राम गिवन है उसके मिड पॉइंट को मैं यहाँ पर ज्वाइन कर देता हूँ यहाँ पर, तो वो मेरा क्या कहलाता है, फ्रीक्वेंसी पोलोगन कहलाता है। गाइस देखिए 1 मार्क्स में पूछ लेता है, एरिया ऑफ पोलोगन इज इक्वल टू एरिया ऑफ हिस्टोग्राम होता है। क्योंकि गाइस देखिए यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ मैंने क्या करा है, पोलोगन में मिड पॉइंट ही तो ज्वाइन किए हैं, लेकिन जो यहाँ पर इसका एरिया है वो ही सेम इसका एरिया होगा, फ्रीक्वेंसी पोलोगन का एरिया भी मेरा सेम होगा। तो गाइस 1 मार्क्स में पूछ लेता है कि ट्रू है या फॉल्स है, तो ध्यान रखिएगा ये स्टेटमेंट क्या होगी, ट्रू होगी। जो एरिया होगा मेरा पोलोगन का वही एरिया किसका होता है, हिस्टोग्राम का भी एरिया होता है। आइए फ्रीक्वेंसी कर्व देखते हैं। इज ऑब्टेन बाय जॉइनिंग द पॉइंट ऑफ द फ्रीक्वेंसी पोलोगन थ्रू फ्री हैंड्स स्मूथ कर्व नोट बाय स्ट्रेट लाइन। गाइस देखिए यहाँ पर जो कर्व होगा वो स्मूथ होगा, कोई भी एक स्ट्रेट लाइन नहीं होगी। यहाँ पर भी गाइस देखिए सेम एज क्या कह रहा था कि फ्रीक्वेंसी जो हमारे पॉइंट है उनको ज्वाइन करना है, किसका, पोलोगन का। तो गाइस देखिए सिंपली मैं यहाँ पर क्या कर सकता हूँ, देखिए हिस्टोग्राम में मेरे पास पॉइंट अवेलेबल थे, ये मैंने आपको बताया। यदि मैं मिड वैल्यू को यहाँ पर गाइस क्या किया था, गाइस देखिए मैंने यहाँ पर फ्री हैंड से ना करके यहाँ पर क्या करा था कि एक स्ट्रेट लाइन की फॉर्म में इनको ज्वाइन किया था, तो ये मेरा क्या कहलाता है, फ्रीक्वेंसी पोलोगन। लेकिन गाइस देखिए ऑन द अदर हैंड मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ, मैं इसको फ्री हैंड्स के थ्रू गाइस यहाँ पर ज्वाइन करता हूँ, तो वो मेरा क्या कहलाता है, फ्रीक्वेंसी कर्व कहलाता है। यहाँ पर कोई स्ट्रेट लाइन का यूज नहीं कर रहा हूँ कि मैं एक स्मूथली हाथ यूज करते हुए अपने स्मूथली हैंड से, फ्री हैंड से मैं कह सकता हूँ उसको ड्रॉ कर रहा हूँ, तो वो मेरा क्या कहलाता है, फ्रीक्वेंसी कर्व कहलाता है। ये चीज़ आपको क्लियर होनी चाहिए। यदि हम एक स्ट्रेट लाइन को ड्रॉ कर रहे हैं तो वो मेरा क्या कहलाएगा, फ्रीक्वेंसी पोलोगन कहलाता है, और यदि मैं उसको फ्री हैंड से ड्रॉ कर रहा हूँ तो वो मेरा क्या कहलाता है, फ्रीक्वेंसी कर्व कहलाता है। और स्ट्रेट लाइन में हमने ड्रॉ किया तो फ्रीक्वेंसी पोलोगन कहलाएगा। आइए सेकंड हमें डिस्कस करना है क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व और ओगिव कर्व। क्या होता है गाइस देखिए, इज द कर्व विच इज कंस्ट्रक्टेड बाय द प्लॉटिंग क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। जो मेरे पास क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी अवेलेबल होती है उसको प्लॉट करके मैं कोई भी यहाँ पर डायग्राम को ड्रॉ कर रहा हूँ, तो वो मेरा क्या कहलाता है, क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व, या मैं कह सकता हूँ ओगिव कर्व। ओगिव कर्व भी मेरे 2 टाइप्स के होते हैं, लेस देन ओगिव और मोर देन ओगिव। डेटा ऑन द ग्राफ पेपर इन द फॉर्म ऑफ स्मूथ कर्व। गाइस देखिए यहाँ पर भी जो मैं डेटा को ड्रॉ करूँगा वो क्या होगा, एक स्मूथ हैंड से करूँगा, ना कि कोई स्ट्रेट लाइन में यहाँ पर ड्रॉ करूँगा, जो भी मेरा ओगिव है या क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है। देखिए लेस देन ओगिव क्या होता है यहाँ पर, विच क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी इन असेंडिंग ऑर्डर। यदि गाइस देखिए यहाँ पर क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी मेरी असेंडिंग ऑर्डर में है तो वो क्या होता है, मेरा लेस देन ओगिव होता है, और यदि क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिसेंडिंग ऑर्डर में है तो वो मेरा क्या होता है, मोर देन ओगिव होता है। ध्यान रखिएगा एमसीक्यू में ये दोनों चीज़ काफ़ी टाइम्स पूछ ली जाती है। आइए अर्थमेटिक लाइन ग्राफ, और मैं कह सकता हूँ टाइम सीरीज ग्राफ का सिंपली क्या हो सकता है, यहाँ पर कोई भी मेरे पास डेटा अवेलेबल है वो एक लाइन में गिवन है, या मैं कह सकता हूँ एक सीरीज में गिवन है, तो वो मेरा क्या कहलाता है, अर्थमेटिक लाइन ग्राफ, या कह सकता हूँ मैं टाइम सीरीज ग्राफ। देखिए इन दिस ग्राफ टाइम, आवर, डे, वीक कुछ भी हो सकता है, टाइम इज प्लॉटेड अलोंग द एक्स एक्सिस एंड द कोरस्पॉन्डिंग वैल्यू वेरिएबल अलोंग वाई एक्सिस। यहाँ पर ये गाइस यहाँ पर जो ये मेरा एक्स एक्सिस होता है और ये मेरा वाई एक्सिस होता है, ये सब चीज़ें आपको ईजिली क्लियर होनी चाहिए। आइए गाइज मैंने आपको बताया था, यदि लेक्चर आपने ध्यान से देखा है तो आपके मन में एक डाउट क्लियर हुआ होगा, यहाँ पर डाउट अराइज हुआ होगा सॉरी, कि हिस्टोग्राम और बार डायग्राम में डिफरेंस क्या होता है। मैंने आपको डिफरेंस क्लियर किया है, फिर भी हम यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। देखिए स्पेस, हिस्टोग्राम में कोई भी स्पेस नहीं होता मैंने आपको बताया, लेकिन बार डायग्राम में क्या होता है, स्पेस अवेलेबल होता है। हिस्टोग्राम गाइज किस तरीके से ड्रॉ करते हैं, यहाँ पर मैं इस तरीके से ड्रॉ करता हूँ यहाँ पर विदाउट एनी स्पेस, लेकिन बार डायग्राम में मुझे स्पेस कंपलसरी होता है। देखिए विड्थ यहाँ पर क्या होता है, विड्थ जो है मेरी इंपॉर्टेंट करती है, लेकिन यहाँ पर कोई भी इंपॉर्टेंट नहीं होती विड्थ की, किस में, बार डायग्राम में। वेरिएबल गाइस देखिए यहाँ पर कंटिन्यूस सीरीज ओनली, मैंने आपको बताया था हिस्टोग्राम जो हम ड्रॉ कर रहे हैं सिर्फ और सिर्फ कंटिन्यूस सीरीज के लिए हम ड्रॉ कर सकते हैं, लेकिन बार डायग्राम को हम डिस्क्रीट एज वेल एज कंटिन्यूस दोनों के लिए ड्रॉ कर सकते हैं। मोड फाइंड आउट करते हैं गाइस, देखिए मैंने आपको बताया हिस्टोग्राम का यूज करके हम क्या फाइंड आउट करते हैं, मोड फाइंड आउट करते हैं, लेकिन बार डायग्राम में हम मोड को फाइंड आउट नहीं कर सकते। तो
तो ये सब चीज़ें आपको ईजिली क्लियर होनी चाहिए। यदि फिर भी आपको कोई डाउट आता है इस चैप्टर में तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, या आप डायरेक्ट मुझे व्हाट्सअप भी कर सकते हैं, या गाइस मेरे टेलीग्राम चैनल को भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ भी आप मेरे से कन्वर्सेशन कर सकते हैं। आपको कोई भी डाउट आता है, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। टाटा बाय बाय सी यू। गाइस यहाँ पर हम जो है थ्योरी का 50% पार्ट जो है कवर कर चुके हैं। 50 नहीं गाइस, मैं कहूँगा 75% जो है हम अपना कोर्स कंप्लीट कर चुके हैं। अब जो हमें चैप्टर यहाँ पर डिस्कस करने, प्रैक्टिकल चैप्टर में डिस्कस करने हैं, जैसे कि मेजरमेंट ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, मेजरमेंट ऑफ डिस्पर्जन, इन सब चैप्टर को हम आगे डिस्कस करेंगे।